हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम जो है ये सीरीज कवर कर रहे हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की एनसीईआरटी, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी। ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं अभी हम, जो कि आपके आने वाले एग्जाम 2024 के लिए बहुत उपयोगी होगी, है ना। हमने जो है लेसन एक कवर कर लिया है। जिन्होंने लेसन एक नहीं देखा है वो जाके इस यूट्यूब चैनल पर पहला लेसन देख लें, उसके बाद फिर दूसरे लेसन का, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे काम चल रहा है यहाँ पर। तो हम बात कर रहे थे, हमने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी वहाँ पे, जैसे कि लिपि को समझना, लिपि और भाषा में अंतर, और कैलेंडर को समझना कि एडी कब यूज करेंगे, बीसी कब यूज करेंगे, बीसीई कब यूज करेंगे, है ना। तो ये जो है इसको थोड़ा सा याद रखना है। और लिपि और भाषा में अंतर, जैसे कि ईसा मसीह का जन्मदिन लेते हैं अपन 1 ईस्वी को। इस 1 ईस्वी की पहले की जितनी भी सन यूज करेंगे वो बीसीई में या बीसी में, बिफोर क्राइस्ट उपयोग करेंगे। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये भी तो लैटिन वर्ड है एनो और डोमिनी। इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ये जन्म के बाद के लिए एडी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम यूज करेंगे 57 एडी 57 एडी, है ना, या 2500 जो है बीसीई। तो ये जो है हम वैसे यूज करेंगे तो बताएंगे कि बीसी यूज कर रहे हैं, एडी यूज कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हम कब की बात कर रहे हैं। मतलब हम 1 ईस्वी से पहले की बात कर रहे हैं ना, और ये 1 ईस्वी के बाद की बातें हैं। तो आइए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। जो है ये लेसन नंबर 2 है ना। ये लेसन नंबर 2 है, याद रखेंगे ये लेसन नंबर 2 है। लेसन नंबर 1 कवर कर चुके हैं, ये 2 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं। वो कहते हैं आरंभिक मानव आखिर भी इधर उधर क्यों घूमते थे, घूमते क्यों थे आरंभिक मानव जो है। तो वो कहते हैं हम लोग इस बारे में जानते हैं कि उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले जो है, 20 लाख साल है ना, 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आर्किटक संग्राहक के नाम से जानते हैं। मतलब जो पहले लोग 20 लाख साल पहले रहा करते थे उन्हें हम आर्किटक संग्राहक के रूप में थे। और आर्किटक संग्राहक क्यों कहते, क्योंकि भोजन इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें कहा जाता। क्यों? क्योंकि वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल दाने पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो आर्किटक खाद्य संग्राहक जो है समुदाय के लोगों एक जगह से दूसरी जगह पर घूमा करते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण क्या कारण था उसको देखते हैं। पहला कारण था कि अगर वे एक ही जगह पर एक से ज्यादा दिनों तक रह जाते थे तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर दिया करते थे। तो जब ये समाप्त हो गए तो फिर उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। ये पहला कारण तो ये है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों घूमते रहते थे। दूसरा कारण देख लेते हैं भैया। तो दूसरा कारण यह है कि अब जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों को शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे के स्थान जाया करते थे। मतलब पहला समझ गए कि पहला भोजन की तलाश में, कि जब फल फूल सब्जियां खत्म हो गए, है ना, भोजन की तलाश में, तो उनके उसकी ढूंढ में निकल गए। और एक ये कि अब मवेशी के लिए भी चारा चाहिए तो वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। जैसे ठंडियों में, बरसात के दिनों में तो नदी के तट वाला हिस्सा उनके लिए खतरेदार होता, तो वहां से वो हट जाते थे, है ना। और वहां से हट के फिर दूसरी जगह मैदानी इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में चले गए। और ठंडी के मौसम में पहाड़ी इलाकों से वापस आ जाते थे और मैदानी इलाकों में रहने लगे। गर्मियों के दिनों में नदियों के पास रहने लगे। तो ये जो है वो मौसम के हिसाब से भी अपने जो है घुमा करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तीसरा जो है, जैसे मौसम वाली बात हमने तुम्हें करी थी। चौथा कारण है कि पानी के बिना भी पेड़ पौधे हों चाहे प्राणी हों, जीवित रहना संभव नहीं होता। और पानी की झीलें झरने नदियों में ही मिलता है। यद्यपि नदियाँ झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी बना रहता है। इसलिए ऐसी झीलों नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश के लिए भी इधर जाना पड़ता है। तो वो कहते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी में कैसे मिलती। तो पुरातत्वविद जो होते उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती जिनका निर्माण और उपयोग आर्किटक और संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, वापस आ गया,
मतलब पत्थरों और लकड़ियों, हड्डियों और औजार बनाए, और इन पत्थरों से तो औजार जो है आज भी बच गए। कैसे? यानी क्या, उन्हें एक पुरास्थल मिलते हैं, पुरास्थल वे स्थल कहलाते, जहाँ जो है पुरातत्वविदों को ये चीज़ें मिलती पूरी, जैसे पत्थर मिलते, लकड़ियाँ मिलती, कुछ यूज का सामान मिलता उन्हें और नदियों में भी मिल जाती है ये चीज़ें जो है, ठीक है। क्योंकि वहाँ उन्होंने उस चीज़ का उपयोग किया और उपयोग करके कभी कभी वो वहीं छोड़ के चले जाते थे, तो फिर ये हमें वो मिल जाया करते थे जहाँ वो रहते थे, या जानवरों से बचने के लिए पत्थरों के औजार बनाया करते थे। तो वो औजार बनाने के बाद जो है कुछ उनके छिलके या उन्हीं औजारों को जो सही से नहीं बनते वहीं छोड़ के चले जाया करते थे। तो जब वो छोड़ कर चले जाया करते थे, तो वो कुछ समय बाद हमें मिल जाते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं, खुदाई करते हैं, तो खुदाई करने के बाद उन्हें ये सब मिल जाते हैं, जैसे पत्थर हो गया, लकड़ियाँ हो गई, है ना, पत्थर, लकड़ियाँ, हड्डियाँ, है ना, हड्डियों के औजार बनाया करते थे वो जानवरों से बचने के लिए, जानवरों से बचने के लिए, ठीक है। आगे, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग जो है फूल काटने, फल फूल काटने, हड्डियाँ, मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये देखो, ये जो है ये हमें पत्थर के औजार बनाने की तकनीक बताई गई है। दो है, एक ये, एक ये। पत्थर के औजारों का उपयोग पत्थर के औजारों का उपयोग किस लिए है? देखो, इंसान को खाने और जड़ों को खोदने के लिए, तो ये देखो इन्होंने दिया है जड़ों को खोदने के लिए। और एक क्या है, खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए। तो सिलने के लिए भी नुकीले पत्थर बनाए छोटे छोटे से, और छेद करके उनको सिल लिया करते। तो ये दोनों उपयोग है इसके, पत्थरों का। रहने की जगह निर्धारित करना, तो लाल त्रिकोण वाले त्रिभुज इसमें बने हुए, इसे यहाँ देखते हैं, जहाँ पर आर्कटिक संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आर्कटिक संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने दिखाए गए। पूरा स्थल के बारे में हमने जानकारी दी थी। पूरा स्थल क्या कहलाता है? नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। देखते हैं, एक देखो बुर्जुआन की बात होगी, अब हम आगे चल के बात करेंगे भी इन सब पे, मेहरगढ़ की बात होगी, है ना। ये लेकिन अभी हमें क्या बात करनी है, केवल आर्किटेक्ट संग्रह मतलब भीमबेटका, हुंस की, और आगे चलते हैं, हुंस की, कुरनूल, है ना। ये क्या है? ये वो गुफाएं हैं, मतलब ये वो क्षेत्र है जो पुरा पाषाण काल या पुरा स्थल वाला हिस्सा प्रारंभिक है, प्रारंभिक काल का स्थल है ये ना, पुरा पाषाणिक स्थल है। याद रखना, हम एक चीज और यहाँ हम आपको कन्फर्म कर देते हैं कि हम इतिहास को तीन भाग में, हम अपने अतीत को तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। अतीत को, प्राचीन भारत के इतिहास को तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। कैसे कैसे? पहले कहेंगे हम प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, इससे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री प्रारंभिक इतिहास, है ना, प्रारंभिक इतिहास कह सकते हैं। दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, है ना। तो ये प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री जिसे कहते हैं हम अध इतिहासकार, अध इतिहासकार। और एक होता है हिस्ट्री, एक होता है हिस्ट्री, इसको कहते हैं हम इतिहासकार। ये अध इतिहासकाल था और ये इतिहास काल बनेगा। क्या बनेगा? इतिहास काल, है ना। क्या बनेगा? इतिहास काल। इसको बोलते हैं अपन प्रागैतिहासिक काल। हिंदी में थोड़ा बड़ा ध्यान नहीं आ रहा था, है ना। देखिए, तो प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, तो याद रखेंगे इसको भी। प्रागैतिहासिक काल, इतिहास काल, हम अपने पास्ट को जो है, अतीत को जो है, तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो बात हो रही है, ये जो आर्किटेक्ट संग्रह की, वो प्रागैतिहासिक काल की हो रही है। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है ना। पुरापाषाण काल, है ना, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, समझ गए। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, है ना, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। आगे इसमें बात की गई है, तो देखते हैं, बात करेंगे, है ना। आगे देखते हैं। तो
चूंकि ये पत्थर उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह पर ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, मतलब ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। जैसे यहाँ देखो एक बात की गई है, ये कुछ चित्र दिखाया गया है भीमबेटका का। शैल चित्र से हमें क्या पता चला, एक शैल चित्र बनाया गया है, ये है ना भीमबेटके का है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनकी कुछ दीवारों पर ये चित्र मिले हैं। तो शायद ये अपने मनोरंजन या खाली समय में इनको बनाते होंगे मनोरंजन के लिए, या शायद इनका कुछ जो, या तो वो जो अपने सामने देख रहे होंगे, जैसे ये एक जानवर है और जानवर को कुछ मारते हुए दिखाई दिया जा रहा है, तो जो वो देख रहे थे या तो वो ड्रॉ कर रहे थे, वो बना रहे थे, या फिर अपने मनोरंजन के लिए भी ये चीजें बनाते थे, या इनका कोई धार्मिक महत्व भी हो सकता है ना। तो अभी हमें नहीं पता, ये जानकारी नहीं है, तो अभी हम इससे बात नहीं करेंगे, है ना। तो जैसे हम, तो ये शैल चित्र के बारे में हमें इससे क्या पता चलता है ना, तो जहां वो रह रहे थे दीवारों पर मिले हैं, चूंकि इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। जंगली जानवरों को बड़ी मतलब कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। देखेंगे भीमबेटका, इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, प्रभाव से राहत मिलती थी। ऐसी गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि लोगों ने ये जगह क्यों चुनी? तो बड़ी आंसर दे दिया उन्होंने, लोग ये जगह क्यों चुनी, क्योंकि ठंड से राहत मिल रही, हवाओं से राहत मिल रही, पानी से, बरसात से राहत मिल रही, और धूप जो है उससे राहत मिल रही, तो इन्होंने इस जगह को चुन लिया रहने के लिए, है ना। तो पुरा स्थल के बारे में आपको बता दिया था, पर फिर भी यहाँ से दिए तो देख लो। उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में भी उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। तो ये जमीन के ऊपर भी मिलते हैं, अंदर, और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन प्रस्थलों के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आग की खोज के बारे में भी दिया गया है। तो कहते कुरनूल, अभी दिखा था मैंने कुरनूल कहाँ था। यदि हम थोड़ा सा मैप को ड्रॉ करते हैं इंडिया के, देन पता चल जाएगा आपको, अपन को कि कहाँ था, है ना। तो यहाँ देखो हुसगी था, यहाँ भीमबेटका था, है ना, और यहाँ कहीं कुरनूल था, कुरनूल की गुफा। तो कुरनूल की गुफाओं में वो कह रहे हैं यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? राख के। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग जो है आग जलाना सीख गए थे। आग के इस्तेमाल का जो है कई कारणों के लिए किया जाता है, जैसे प्रकाश के लिए भी, अंधेरे में भी, और जैसे क्योंकि मांस को सीधा काट के खाते थे, तो शायद उन्हें जो है मांस भूनने के लिए इसका उपयोग करने लगे हो। खतरनाक जानवरों से दूर, मतलब अपने बचाने के लिए भी उपयोग करते थे। नाम तिथियां देखो फिर से इसको, जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्व विद्वानों से बड़े बड़े नाम रखे, जैसे आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। दो शब्दों से बना है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल दो शब्दों से बना है, पुरापाषाण, पुरा और पाषाण। पुरा मतलब प्राचीन, है ना, पुरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर। पुरा मतलब पुरा पाषाण यानी पत्थर से बना हुआ है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक था। मतलब ये 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक था, है ना। प्राचीन मतलब पुरा पाषाण काल, याद रखेंगे ना। इसके बारे में बात करेंगे, मध्य पाषाण काल आ जाएगा तो 12 से 8,000 करीब आता है, या 12 से 10,000 से सेटिंग में 10,000 दिया हुआ है। तो फिर आगे बात करेंगे हम नवपाषाण काल की, तो 8,000 साल से लेकर अब तक की बात कर सकते हैं, है ना। हाँ, अब तक की बात कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ हम देखेंगे, इस काल को 3 भागों में विभाजित किया उन्होंने। इस पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित कर लिया। आरंभिक पाषाण काल, और फिर मध्य पाषाण काल, और फिर है उत्तर पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% घटनाएं इसी काल में घटित हो गई, मतलब पुरापाषाण काल में ही घटित हो गई जितनी भी घटनाएं हुई थी। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं उसे मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस समय लगभग 12 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। मध्य पाषाण क्यों कहा? मध्य मतलब होते मीडियम, और पत्थर मतलब पाषाण मतलब पत्थर, तो मध्यम औजार हो गए थे, क्योंकि पत्थरों के आधार पर ही इनका नामकरण किया गया है। आगे बहुत छोटे, इसलिए इन्हें बहुत छोटे होते थे, इसलिए उन्हें जो है माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता था। इन औजारों में हड्डियां या लकड़ी के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिले हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे।
अगले युग की शुरुआत जो है हम 10,000 साल पहले से करेंगे, जिसे हम नवपाषाण युग कहेंगे। नवपाषाण मतलब क्या होता? तो वो कहते हैं कुछ स्थान के नाम दिए गए, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के नाम के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, कि हमें नहीं याद कि उस समय के लोग इस काल इस जगह के वो क्या नाम देते थे। तो बदलती जलवायु, तो लगभग 12,000 साल पहले जो है दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी, परिणाम स्वरूप घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों को जो है संख्या बढ़ी, जो घास खाकर जिंदा रहते थे। लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, इनके पीछे भाग आए और इनको खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय के बारे में जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरतें के अनुसार पालन करने की बात सोचने लगे हों। साथ ही साथ इस काल में मछली भी महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत बन गई। तो ये जो है मध्य पाषाण की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? मध्य पाषाण मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की बात हो रही, ठीक है। मध्य पाषाण काल की बात हो रही। पहला था पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। तो ये मध्य पाषाण काल की बात हो रही, लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। वो सॉरी 12,000 से उल्टा बोल गया, 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक। देखते हैं आगे। तो खेती और पशुपालन, तो इसी समय क्या हो रहा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, मतलब जलवायु में परिवर्तन आ रहा है ना, घास वाले मैदान बन रहे हैं। तो क्या हो रहा, कई कई जगह उपमहाद्वीप के दौरान भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान, अनाज प्राप्त रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वह यह भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोग इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। अब वे धीरे धीरे कृषक बन गए। तो मतलब इस जो मध्य पाषाण युग है, इसमें जो है लोग कृषक बन गए। लोग क्या बन गए? कृषक बन गए। कृषक बन गए। अगर लोग कृषक बन गए, कृषक बन गए, तो कृषक बने तो कृषक के साथ साथ उन्होंने खेती करना चालू कर दिया। खेती के साथ साथ उन्होंने पशुपालन भी चालू कर दिया होगा, है ना। देखो आगे शायद पशुपालन के बारे में बात की गई है। तो इन लोगों ने अपने घरों के आसपास चार रखकर जानवरों को क्या बनाया? पालतू बनाया। तो पशुपालन की शुरुआत करें। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे जो ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग उन्हीं जानवरों पर आक्रमण से सुरक्षा किया करते, जो अक्सर लोग हैं वो जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। और धीरे धीरे वे पशुपालन बने, मतलब पशुपालन भी सीखा, क्योंकि कृषक बन गए तो कृषक से चारा उपलब्ध हो गया, पानी उपलब्ध हो गया, और क्योंकि कैसे कैसे खेती करना थी सब आने लगा, तो उन्होंने पशुओं को पालना भी चालू कर दिया। और पहला जो जानवर पाला गया वो कुत्ते का पूर्वज था। क्या था? कुत्ते का पूर्वज। ठीक है, इसको याद रखेंगे, हम आगे बात करेंगे। अच्छा, घरेलूकरण की प्रक्रिया कैसे रही? देखो कैसे पता करते हैं लोग। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया। अपनाए गए पौधे या जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इनकी वजह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते हैं जिनकी बीमार होने की संभावना कम हो या नहीं। लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को सहन कर सकें। ऐसे पौधों के बीजों को समाकर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देख पाते हैं कि पाले गए जानवर जो है कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पशुपालन जानवरों के दांत एवं सींग छोटे होते थे। मतलब उन्हें कैसे कि क्योंकि जो जंगली होंगे, है ना, तो उनकी एक तो ये रहती कि गुणवत्ता जो है, जैसे पौधों के बारे में बात करें तो जंगली पौधे तो गुणवत्ता जल्दी खत्म हो जाती है ना। और जो पशु मतलब अपन पाल मतलब जो पौधों का पालन कर रहे हैं या अब उनका घरेलूकरण कर रहे हैं, तो उनमें क्या उनको सुरक्षित रखते हैं कि भैया हम अगली बार भी आगे लगा पाए उनको। उसी तरह जानवरों के बारे में होते हैं कि जानवर क्या करते हैं कि जानवरों के दांत नुकीले होते हैं ना, बड़े बड़े दांत होते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े दांत होते हैं, इस बड़े बड़े दांत होते और है ना,
आगे से बता हुआ सींग भी होते हैं, दांत, सींग। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में, तो अब देखो जंगली जानवरों के दांत लंबे, ठीक है, सींग लंबे, बड़े बड़े बाल, है ना, तो और एक आक्रामक भी होते, तो वो जंगली जानवर होते। और जो पालतू जानवर होते हैं वो उनके दांत छोटे, सींग छोटे हैं, बाल भी छोटे और आक्रामक भी कम होते। तो वो कहते यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है, करीब 12,000 साल पहले से हुई। वास्तव में आज भी जो हम भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जो है कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो अनाज का क्या उपयोग रहा होगा? तो देखो क्या अनाज का उपयोग कैसे करने लगे। जैसे अनाज का क्या किया कि अनाज को लगाया, तो पहले तो क्या करते थे कि अनाज को उगाया और खाया, बस इतना ही काम था। फिर क्या करते धीरे धीरे इसको एकत्रित करके बचा कर रखने लगे कि जैसे कोई मौसम बिगड़ गया तो कोई उपज नहीं हो रही, उत्पादन नहीं हो रहा, तो इसी को वो खा सके। जैसे कि देखो तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। हमें इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग जाते हैं। इसलिए जब पौधे उगने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक लंबे जगह पर रहना पड़ता है। तो इससे क्या हो गया, वो एक जगह बसने की प्रक्रिया लौटने लगी कि जैसे ही खेती करना प्रारंभ किया तो वो एक जगह बसने लगे। क्या करने लगे, एक जगह जो है वो बसने लगे। तो खेती के बाद जो है बसने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उन्होंने बसना चालू कर दिया। पहले बसते नहीं थे, चुन खेती की तरह एक यहाँ से दूसरे स्थान पर आर्किटेक्ट संग्रह की तरह घूमते फिरते रहते थे। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बनाई, फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं, उनके प्रयोग करते होंगे? लोग करते होंगे, क्योंकि बचा के तो रखना ही पड़ेगा ना आगे के लिए। जानवर चलते फिरते खाद भंडार थे, तो जानवर क्या थे, चलते फिरते खाद भंडार भी थे। जैसे पालतू जानवर है, उन्हें यहाँ पर बनाए रखे। जब खाने की कमी हुई, अकाल पड़ा, कहीं कुछ नहीं मिला खाने को, तो उन्हीं को मारकर जो है भोजन की व्यवस्था कर लिया करते थे आर्किटेक्ट संग्रह। जानवर बच्चे देते हैं, जिनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्द में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। वो कहते देखें, प्रारंभिक कृषक कहते थे, इसके बारे में जानकारी देखें। वो कहते क्या तुम्हें नीले वर्ग दिखे? तो जहाँ हमने वो लाल त्रिकोण देखे थे वहाँ नीले वर्ग भी थे, जैसे बुर्ज हो, है ना, और गंगा नदी के काफी क्षेत्र थे। तो पुरातत्वविदों को जो है शुरुआती कृषकों और पशुपालकों होने के साक्ष्य मिले। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आपने कश्मीर और पूर्वी व दक्षिणी भारत में पाए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान जो है कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझ के जलाए गए हैं। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का भी पहचान कर सकते हैं। अब स्थायी जीवन पर बताया ना कि क्या हुआ कि धीरे धीरे वो चूंकि खेती कर रहे, पशुपालन कर रहे, खेती और पशुपालन की वजह से जो है एक स्थायी जीवन जो है उन्हें व्यतीत करना था। एक जगह रुकने लगे, रुक कर बसने लगे, तो फिर उन्होंने एक स्थायी जीवन के बारे में सोचना प्रारंभ किया होगा। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों से घिरे घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज हो। वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां हुआ करती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से बने, इसलिए उन्हें नवपाषाण माना गया है। इनमें भी औजार भी हैं जिनकी धार को
और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चलाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज वनस्पति से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली व मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। तो आज भी वो प्रयोग किया जाता है, पहले भी किया जाता रहा होगा। उसी प्रकार प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण जो है लगातार होता रहा है। कुछ हड्डियां से भी औजार बनाए गए हैं। ये है जो है, ये क्या है, औजार है। पत्थरों पर पॉलिश की गई है, ठीक है। पत्थरों पे क्या की गई है, ये औजार है और पत्थरों पे पॉलिश की गई, ये रहे, ठीक है। ये बार बार क्यों स्लाइड हो रहा है ना, ये रहे। आगे देखते हैं। अब नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन, कभी कभी इन पर अलंकरण किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अब आहार महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। ये परिवर्तन हर जगह एक साथ होंगे ऐसा कहना संभव नहीं है, क्योंकि जब हम बात करेंगे भी कुछ समय बाद अगले एक दो लेसनों में इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में नगरीकरण का युग चल रहा है। और उसके कुछ क्षेत्रों की बात करेंगे जहाँ से तांबा आता है खेती की खानों से, है ना, राजस्थान वाला एरिया। वो राजस्थान वाले एरिया में अभी उस समय भी जो है ग्रामीण बस्तियां चल रही हैं, है ना, ग्रामीण बस्तियां चल रही, क्या चल रही हैं, ग्रामीण बस्तियां चल रही हैं। इन ग्रामीण बस्तियों तो हम देखेंगे कि साथ साथ का जहाँ नगरीकरण भी चल रहा है और उसी के समांतर नगरीकरण भी चल रहा है और उसी के समांतर जो है ग्रामीण बस्तियां भी हैं। तो सभी के लिए जो है अलग अलग रहा, है ना, सब ये परिवर्तन सबकी जगह अलग अलग रहे। तो ऐसी बात नहीं है कि एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह किया करते थे, वहीं अन्य लोग हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत सारे लोग मौसम के मुताबिक अदर बदल कर आजीविका चलाया करते थे। तो हम बात करेंगे मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ बुर्जों मेहरगढ़, तो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बुलंद दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं जो उगाना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले गेहूं जो उगाना प्रारंभ कहाँ किया, मेहरगढ़। बकरी पालना भी सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें जो है हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां भी हैं, है ना। तो मेहरगढ़ के इलाके जो है चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष में मिले हैं। तो मेहरगढ़ में कैसे चौकोर और आयताकार घर भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिसे ये एक चित्र दिया गया है, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक से सभी संबंधियों के प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन का विकास होता है, इसलिए कब्रों में क्या किया हुआ है, मेहरगढ़ में उनके साथ कुछ सामान भी रख दिया। जैसे मैं देखेंगे ये एक कब्र है, तो यहाँ व्यक्ति के साथ देखो ये जानवर भी रख दिए, है ना। तो ये शायद ये मान्यता उस समय रहती, जैसे आज भी मान्यता है कि मरने के बाद यहाँ जाना वहाँ जाना, तो वही मरने के बाद शायद उनकी भी आस्था रहती होगी। तो उसके बाद देखो उन्होंने उनके खाना को भी रखा, है ना। तो कब्र के साथ जो एक बकरी को भी दफना दिया, इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ की कब्र का ये चित्र है। तो वो कहते क्या तुम बकरी के कंकाल को जान सकते हो, देखो ये दिख रहे हैं, समझाने की कोई बात ही नहीं। तो आइए देखो यहाँ उपयोगी शब्द है, इनको बहुत ध्यान से देखना है। आर्किटेक्ट संग्रह, पुरा स्थल, उद्योग स्थल के बारे में बात नहीं की अपन ने। तो देखो उद्योग स्थल हम बता देते, ये फैक्ट्री हुआ करती थी, मतलब आज जैसी फैक्ट्री ने, मतलब वो पुरा स्थल वाला एरिया है जहाँ वो क्या करते थे, पत्थरों को बनाया, पत्थरों से औजार बनाए। क्या बनाए, पत्थरों से औजार बनाए, ठीक है। तो औजार बनाए, तो औजार बनाने के बाद कुछ उनका जो बना हुआ टूट फूट बच गए या कोई खराब औजार हो गया तो उसको वहीं जोड़ दिया, तो वो चीज वहां मिली हमें। तो हमें उससे पता लगता है कि ये जो है उद्योग स्थल रहे होंगे जहाँ औजारों का निर्माण किया जाता होगा, ठीक है। आवासीय स्थल वो स्थल कहते हैं जहाँ ये जो मतलब आर्किटेक्ट संग्रह है वो वहाँ रहा करते होंगे, है ना। जैसे भीमबेटका वो चित्र देखा था अपन ने, जहाँ वो ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, हवाओं से बचने के लिए
गुफाओं का प्रयोग कर रहे हैं। पूरा पाषाण काल हम बता चुके हैं, मध्य पाषाण काल हम बता चुके हैं। लघु पाषाण मतलब छोटे, है ना, पत्थरों का जो आकार है या औजारों का जो आकार है वो छोटा होता चला गया, पत्थरों के औजारों का, उसके आधार पर इसको लघु पाषाण काल कहते हैं। कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, नवपाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। कब्र, तो कब्र के बारे में पढ़ा हुआ है कि मेरगढ़ में कब्र मिली है। कब्र मतलब वह स्थान जहाँ लोगों को दफनाया जाता है। पशुपालक वो कहलाते हैं जो पशुओं को पालते हैं, है ना। कृषक, खेती करना सीख रहे थे लोग, तो खेती करने वालों को अपन खेती कृषक कहते हैं, है ना। आर्किटेक्ट संग्रह गुफा में रहते थे, क्योंकि ये आपको होमवर्क के रूप में आप भरें, इसको पढ़िए। कुछ तिथियां हैं, यहाँ पे तिथियां भी देख लेते हैं। तो मध्य पाषाण युग की तिथि दी उन्होंने 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले, उसी समय। नव पाषाण युग लगभग 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ की बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में पर अच्छे से। तो अब हम इस जो है ये लेसन है इसको यहीं रोकते हैं ना, ये लेसन है। और हम आगे आने वाली वीडियो में जो है इस लेसन को ये रोकते हैं, और आने वाली वीडियो में जो है हम लेसन 3 को कवर करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।